आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर की वीडियोस में आज हम लोग 15 अगस्त की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 15 अगस्त को हमारे पास 6 टॉपिक्स आए हैं। छोटे टॉपिक्स हैं, बड़े बिल्कुल भी नहीं हैं। तो जल्दी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन कर लेते हैं एक बार 13 अगस्त का। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि विजन की जो मंथली कंपाइलेशन है ना, वो जुलाई वाली वो भी अपलोड हो चुकी है। वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और साथ में जो हमारी प्रीलिम स्पेसिफिक की जो वीडियो सीरीज़ थी उस पर भी काम चल रहा है। जैसे ही जिस दिन हमारी विजन की मंथली कंपाइलेशन ख़त्म होती है उसी दिन मैं ये प्रीलिम स्पेसिफिक वाली जनवरी से जो स्टार्ट हो रही है उनको अपलोड कर दूंगा। उनको ज़रूर देखना। 14 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल के कुछ ग्रुप्स हैं, वो पुश कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल में शिफ्ट कर दिया जाए। दो तरह के शेड्यूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल के अंदर ये बात होती है कि कौन से एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है। प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा होती है उसके अंदर, और उसमें करंटली 10 स्टेट्स हैं इंडिया के, ठीक है। 6th शेड्यूल जो है ये 4 स्टेट्स के लिए बनाया हुआ है हम लोगों ने अभी तक, और उन 4 स्टेट्स के अंदर हम लोगों ने 10 ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेटअप किए हुए हैं, ठीक है। और इसमें स्टेट्स आते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए उनको ऑटोनमी दे दी जाती है। हाउएवर फाइनल एसेंट हर चीज़ का वहाँ पर गवर्नर का ही होता है। इनकी कुछ पावर्स थी। नागालैंड के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की थी कि नागालैंड जो आर्टिकल 371A के अंदर आता है। प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट सेटअप किया है कर्नाटका के अंदर। इससे पहले लास्ट जो हम लोगों ने अपडेट देखा था वो जम्मू एंड कश्मीर का देखा था। प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट क्या होता है? ये एक सोसाइटी होती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी होती है। इसका काम होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी स्टेट के ड्रग कंट्रोलर होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, उन सबको सुपरवाइज़ करना, ठीक है। और उन लोगों को जो भी ये मेडिसिन से रिगार्डिंग जो भी अवेलेबिलिटी होती है, अफोर्डेबिलिटी होती है ना मेडिसिन वगैरह की, फार्मास्यूटिकल्स की, उनके प्राइसेस की, उन सब के ऊपर उनको इंश्योर करना कि वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हैं या नहीं है, जेनेरिक हैं या फिर ब्रांडेड हैं, क्या कुछ हैं ये। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये है। सबसे पहला जो स्टेट था वो केरला था। नेवल इनोवेशन और इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की गई है। इसके 3 टीयर्स हैं, एनटेक के नीचे एक वर्किंग ग्रुप है और एक TDAC है। बेसिकली नेवल के अंदर जो भी प्रोडक्शन वगैरह हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मिलिट्री के रिगार्डिंग जो इक्विपमेंट्स हो, उन सबको इंडिजीनियसली किया जाए, इंडिया के अंदर ही किया जाए। ये आया था ड्राफ्ट डिफेंस की एक्विजिशन पॉलिसी के बाद। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट। रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुई कि हमारे जो इनकम टैक्स के जो वो फंक्शनिंग है पूरी की पूरी, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। तो इंडिया के अंदर 130 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपना इनकम टैक्स फिल करते हैं, सबमिट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया कि इन लोगों को ऑनर किया जाए, उनके लिए कुछ ईज़ कर दिया गया है, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट। उनको कहीं पर भी फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स का कोई भी उनको काम करना पड़ेगा तो। और फेसलेस अपील के लिए किसी का भी कोई भी टैक्स का डिस्प्यूट होता है, अगर उनको अपील वगैरह करना पड़ता है तो फेसलेस होगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम के तहत किसी भी रैंडम ऑफिसर को उनका जो केस डिस्प्यूट होगा वो असाइन कर दिया जाएगा। उनके टैक्स को असिस्ट करने के लिए कोई भी रैंडम डिपार्टमेंट से कोई भी ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिशियल होगा उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की गई है हमारे टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, इसमें अभी अपडेट आया है। और अपडेट ये आया है कि रिसेंटली, पहले तो हम लोगों ने बात की थी ना कि असम के अंदर, लेकिन अभी असम के बिल्कुल एडजॉइनिंग मेघालय है। मेघालय में भी बहुत सारे केसेस मिले हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर के। पहली बार ये अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया था और ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र नहीं होता है। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात की थी कि किस तरीके से कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान सिचुएशन ख़राब हो रही है और फार्मर्स जो है इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के लिए। कुछ फैक्ट्स देखे थे, इंडिया नंबर ऑफ फार्मर्स के अंदर टॉप पे आता है, और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया की तो 9th रैंक पे आता है। सिक्किम पहला स्टेट बन चुका है जो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। और बहुत सारी चीज़ें देखी थी गवर्नमेंट की, क्या कुछ स्कीम्स होती, MOVCD, परंपरागत कृषि विकास योजना एंड एवरीथिंग। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये देखा था हम लोगों ने मालदीव्स के साथ सेटअप किया है, ठीक है ना। एक प्रोजेक्ट सेटअप किया जब हम लोग उनको $100 मिलियन का ग्रांट दे रहे हैं और $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं। बेसिकली इतना जो पैसा $400 मिलियन का जो पैसा जाएगा उसमें से 75% यानी कि तकरीबन क्या पूरा 300 मिलियन US डॉलर जो है उनको मालदीव्स को इंडिया से ही कोई ना कोई सामान खरीदने में, ट्रेड करने में यूज़ करना होगा। तो इससे इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाता है। स्टार्ट करते हैं 15 अगस्त के करंट अफेयर। 6 टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे हैं।
पहला है 74th इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, मैं ना आप लोगों को ऐसे बताता चला करूँगा कि कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, कौन से रिपीट नहीं हो रहे। अब रिपीट होना मैं किस बेस पे बता रहा हूँ, मैं इस बेस पे बता रहा हूँ कि मैंने जब से चैनल बनाया है यूट्यूब के ऊपर, जब से मैंने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट की, जब से मैं इनसाइट की करंट अफेयर करा रहा हूँ, तब से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी आइडिया रहेगा कि हाँ, ये वाली चीज़ें अभी रिसेंट मंथ में गई थी और ये भी बिल्कुल नहीं आई है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके ऊपर अटेंशन अपनी दे सकते हो, उतना फोकस आप मेंटेन कर सकते हो। 74th इंडिपेंडेंस डे कुछ खास नहीं है वैसे, इसमें आपको स्टैटिक टॉप कंटेंट मिलेगा। अशोक गहलोत की जो गवर्नमेंट है उनको ट्रस्ट वोट मिल गया है राजस्थान के अंदर। हाँ, ये वैसे कॉन्टिन्यूड सेशन था, ये कॉन्टिन्यूड टॉपिक था, लेकिन इसका कुछ एडवांस उसमें अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट, रिपीट हो रहा है। नीड टू अमेंड दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट नया है। इसराइल यूएई एग्रीमेंट बिल्कुल नया है। विक्रम साराभाई नया है। जीएस पेपर 1 के अंदर आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। 74th इंडिपेंडेंस डे आप सब लोगों को भी भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत 15 अगस्त को ये सेलिब्रेशन क्यों करता है? इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले हम लोगों ने एक डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की। 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये नारा दिया था कि हमको टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश कॉलोनीज से, यानी कि पूर्ण स्वराज। पूर्ण मीन्स कंप्लीट, स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने उस समय पर, जब 1929 की बात थी, तब हम लोगों ने 26 जनवरी को अपना इंडिपेंडेंस डे चूज़ कर लिया था। और कांग्रेस पार्टी कॉन्टीन्यूसली सेलिब्रेट कर रही थी 1930 के बाद, जब तक इंडिया को 1957 के अंदर इंडिपेंडेंस नहीं मिल गया ना, तब से लेके कांग्रेस पार्टी 1930 से हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मना रही थी, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने रिपब्लिक डे क्यों चूज़ किया था? क्योंकि इस दिन हम लोग कमेमोरेट करते हैं कि जब से हम लोगों ने पूर्ण स्वराज का नारा लिया था। पूर्ण स्वराज का नारा कब लिया था? 1929 के अंदर 26 जनवरी को ही जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम लोग पूर्ण स्वराज लेके रहेंगे। तो उसी चीज़ की याद में, उसी को कमेमोरेट करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना रिपब्लिक डे डिक्लेयर किया था। यहाँ से इंडिया फाइनली एक सॉवरेन कंट्री बन गया था, यानी कि हमको हमारी संप्रभुता हमारे हाथ में मिल गई थी और हम ब्रिटिशर्स के अंदर अब नहीं थे। और अगस्त 15 को हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? देखो, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनको एक मैंडेट दिया था ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने कि आप सारी की सारी पावर जो है वो इंडियंस को ट्रांसफ़र कर देना 30 जून 1948 तक। अगर हम सी राजागोपालचारी के जो यादगार शब्दों की बात करें, तो उनका ये कहना था कि अगर हम लोगों ने वेट किया होता ना 1948 तक, तो कोई पावर बची ही नहीं होती ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। इसलिए माउंटबेटन जी को अपनी ये जो डेट थी पावर ट्रांसफ़र की, इसको थोड़ा सा एडवांस करना पड़ा। इसे अगस्त 1947 रखा गया। और डेट को एडवांस करने के साथ वो इंश्योर करना चाहते थे कि किसी भी तरह का खून खराबा ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो। माउंटबेटन के जो इनपुट्स थे, उसी के हिसाब से हमारा जो इंडिया का इंडिपेंडेंस बिल था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। ब्रिटिश के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है। सिमिलर चीज़ है, ये बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने ब्रिटेन से ही लिया था। तो 4 जुलाई 1947 को ये बिल वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसको विद इन अ फोर्टनाइट वर्ड आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करेगा। 15 दिन को हम लोग फोर्टनाइट बोलते हैं, 30 दिन को मंथ बोलते हैं, 7 डेज़ को वीक बोलते हैं, 15 दिन को फोर्टनाइट बोलते हैं। तो 15 दिन के अंदर इस बिल को पास कर दिया गया। इसी के साथ 15 अगस्त को हमारा, मतलब इसके कुछ दिनों के बाद फिर हमारा 1947 को हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई थी। माउंटबेटन जी ने 15 अगस्त की डेट को क्यों चूज़ किया था? इस दिन जापान का जो सरेंडर था ना वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, जब वो हार गए थे, उसकी एनिवर्सरी थी। देखो, 6 अगस्त को जापान के ऊपर यूएस ने बॉम्बिंग की थी, ठीक है ना, हिरोशिमा के अंदर। 9 अगस्त को की थी नागासाकी के अंदर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही टॉपिक मैंने जापान वाला अच्छे से आपको समझाया था। क्योंकि 6 अगस्त और 9 अगस्त की जो डेट आई थी ना, तो जो जापान के लोग उस दिन को सेलिब्रेट तो क्या करते हैं, वो साइलेंस रखते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों की जान चली गई थी। उसके अंदर हज़ारों लोग मर गए थे, 40,000 60,000 लोग एक एक बारे में। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो बॉम्ब ड्रॉप किया था वो था फैट मैन, और यहाँ पर जो हम लोगों ने किया था वो था लिटिल बॉय। आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पर शायद लिटिल बॉय था, 9 को था फैट मैन। आप लोग याद रख लेना, मैं शायद फिर से कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, सीक्वेंस में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो 1945 को 6 अगस्त 9 अगस्त को बॉम्बिंग हो रही थी। 15 अगस्त को जापान ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया कि भाई ठीक है, हम सरेंडर करते हैं, हमने हार मान लिए, हमारे ऊपर बॉम्ब मत गिराओ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए माउंटबेटन ने 2nd एनिवर्सरी को चूज़ किया था कि इंडिया को इस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस दे देंगे। माउंटबेटन प्लान क्या था, ओवरव्यू क्या था, 15 अगस्त क्या था, पूर्ण स्वराज क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान वगैरह सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी आता भी होगा, ऊपर भी डिस्कस कर लिया। देखो, ये ना बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं,
वेरी 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 बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, इवन कुछ पार्ट इसका आप लोगों को इंडियन पॉलिटी में भी सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा बहुत सारा। तो ये वो चीज़ें, इनके बारे में ये पता नहीं क्यों प्रीलिम्स लिंक दी, बल्कि यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देने चाहिए थे। नेवर माइंड। जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। अशोक गहलोत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ट्रस्ट वोट राजस्थान में जीत लिया है। जीएस पेपर 2 का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। कंटेक्स्ट क्या है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान के अंदर, सीएम थे अशोक गहलोत जी। पिछले 1 महीने से कुछ आनातानी चल रही थी, जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सचिन पायलट, उनके साथ कुछ 18 एमएलएस थे, इनके साथ कुछ रेबल हो रहा था। ठीक है, वो चीज़ें फाइनली सॉल्व हो चुकी है। रिसेंटली सचिन पायलट जी, जो उनकी पार्टी के लीडर्स हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनसे मिलने गए थे और उसके बाद उन्होंने कुछ सेटलमेंट किया है। हमको ये सब जानना नहीं है, हमको बस पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है कंट्री के अंदर, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का काम होता है बिल्कुल न्यूट्रल रहना। पॉलिटिकल पार्टीज तो आती हैं 4-5 साल में चली जाती हैं, ब्यूरोक्रेट्स को पूरी लाइफ काम करना है। दे हैव टू स्टे न्यूट्रल एंड लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। हमको समझना है ट्रस्ट वोट क्या होता है, हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ट्रस्ट वोट एक कॉन्फिडेंस मोशन होता है, या फिर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कह लो, या फिर ट्रस्ट वोट कह लो। जो गवर्नमेंट पावर में होती है ना, उसको फ्लोर टेस्ट देना पड़ता है एक तरीके से अपना, उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है। अगर किसी को उस गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है मेंबर ऑफ द हाउस ही होंगे, तो सवाल उठाए जा सकते हैं ना कि भाई आपकी मेजॉरिटी तो नहीं है। तो जो भी पब्लिक वो गवर्नर होते हैं, वो उनको बोल सकते हैं भैया आप फ्लोर टेस्ट करो, आपकी मेजॉरिटी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है, हो सकता है कि आपको मेजॉरिटी ना मिल रही, तो आप प्रूव करके दिखाओ कि कितने लोग हैं जो आपकी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए फेवर कर रहे हैं, यानी कितने एमएलएज हैं जो आपको फेवर कर रहे हैं, कितने होने चाहिए। जितना भी हाउस की लिमिट है ना, मान लो 100 लिमिट है, हाउस की 100 सीटें हैं, तो 50+1 होना चाहिए, 50% +1। 100 है तो 51 लोग होने चाहिए उस गवर्नमेंट के सपोर्ट में। जिसके पास 51 होंगे ना, कोलिशन से हो या फिर सिंगल मेजॉरिटी से हो, उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। अगर मान लो 200 होते हैं, तो वो बोलेंगे कि 101 जिसमें भी होंगे ना, उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। ये मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है कि फ्लोर टेस्ट एक टर्म यूज़ करते हैं हम मेजॉरिटी टेस्ट के लिए, ठीक है ना। इसके साथ ही मतलब होता क्या है इसके अंदर, अगर जो डाउट होते हैं चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो गवर्नर उनको बोलता है कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाओ। अगर कॉलिशन की गवर्नमेंट होती है ना, यानी कि अलायंस की गवर्नमेंट होती है, एक पार्टी होती है, उसको पूरे वोट नहीं, मान लो 100 सीटें थी, ठीक है, एक पार्टी को 20 मिल गई, एक को 30 मिल गई, एक को 6 मिल गई, एक को 8 मिल गई, ठीक है, एक को 11 मिल गई, किसी को भी 51 नहीं मिली, तो पार्टीज़ क्या करती मिल जाती हैं आपस में, ये 2 मिल जाएंगे 50 हो जाएंगे, फिर ये किसी 6 वाले को भी ले लेंगे कि ठीक है हमारा 51 से ज़्यादा हो गया, अब हम कॉलिशन की गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जैसे एनडीए आप लोग नाम सुनते होंगे, ठीक है ना, यूपीए आप लोग नाम सुनते होंगे, ये क्या है? एनडीए को मेजरली बीजेपी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का है, एनडीए एक अलायंस है, कुछ पार्टीज़ है जो मिली हुई है, इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। सेम चीज़ यूपीए का है, ये यूनाइटेड प्रोविंस का अलायंस है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक का अलायंस है, यानी कि ये सब कॉलिशन वाली गवर्नमेंट्स है। एनडीए यूपीए, यूपीए के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी है वो कांग्रेस की है, एनडीए में जो है, तो इनको कहीं ना कहीं बहुत हद तक बीजेपी कांग्रेस की नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये कॉलिशन वाली बात है। इंडिविजुअल पार्टीज़ तो बीजेपी और कांग्रेस ही हैं, ठीक है। तो जब कॉलिशन की गवर्नमेंट हो सकती है, तो चीफ मिनिस्टर को पूछा जाएगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पास करो और मेजॉरिटी जीत के दिखाओ, हमको दिखाओ कि कौन सी पार्टी है, कौन से एमएलए, कितने एमएलए आपके सपोर्ट में जा रहे हैं। अगर मेजॉरिटी नहीं होती तो क्या होता है? देखो, जब मेजॉरिटी नहीं होती है ना, तो और अगर उस टाइम के ऊपर, ठीक है, उस टाइम पे ऊपर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं जो क्लेम कर रहे होते हैं कि भाई मैं गवर्नमेंट बना सकता हूँ, इतने एमएलएज हैं वो मेरे को फेवर कर रहे हैं, वो मेरे ट्रस्ट में वोट करेंगे, तो उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट एक स्पेशल सेशन के लिए बुलाते हैं, उसमें चेक करते हैं, वोटिंग होती है, कितने लोग वोट करेंगे। अगर कुछ लेजिस्लेचर्स वगैरह एब्सेंट होते हैं, वो चूज़ करते हैं कि वोट नहीं भी करना चाहते, तो जो लोग प्रेजेंट होते हैं ना, वो वोट करते हैं। जो प्रेजेंट होता है उनका ही वोट काउंट होता है। ये नहीं कि आप घर पे बैठे हो, आप फ़ोन करके बोल दो गवर्नर को कि मेरा वोट उसको जाता है, नहीं, ऐसे नहीं, आपको पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, या फिर उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बोल दो, या फिर वोट ऑफ नो ट्रस्ट वोट बोल दो। ये उस हाउस, कोई भी हाउस का मेंबर हो सकता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है अगर उसको गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर गवर्नर के ऊपर डिसीजन होगा। गवर्नर को भी लगेगा कि हाँ मेजॉरिटी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो उनको बोलेगा कि ठीक है भाई, अब आप मेजॉरिटी प्रूव करके दिखाओ। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या क्या है? आर्टिकल 175 का क्लॉज 3 है, और आर्टिकल 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। यहाँ पर जो होते हैं, जो काउंसिल होता है मिनिस्टर्स का, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस ऑफ द पीपल के लिए। इतना मेजर नहीं था, इसमें और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस थे, वो शायद अगर यहाँ पे मेंशन होते तो ज़्यादा अच्छा होता। फ्लोर टेस्ट वर्सेस कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट।
फ्लोर टेस्ट तो आप लोगों ने ऊपर समझ लिया। कॉम्पोजिट के अंदर क्या हो जाता है ना, जब बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे होते हैं, मान लो जैसे भी राजस्थान का गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लो बीजेपी आ जाती है, बीजेपी बोलती है कि नहीं हमारे पास तो है 50% से +1 हमारे पास है एमएलए, हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, और कांग्रेस पे हमको डाउट है इतने लोग कर ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना। पहले कई जगह यही हुआ है ना, कर्नाटका के अंदर ये चीज़ें हुई है, अभी मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत सारी जगह पर ये होता है, दूसरे लोग क्लेम करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट। यानी कि कई लोग क्लेम कर रहे हैं, ये भी बोल रहा है मेरे पास भी, बीजेपी बोल रहा है, मान लो अगर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अगर ऐसा कुछ होता है, आम आदमी पार्टी भी बोल दे हमारे पास भी है 50% +1, कांग्रेस भी सेम बात बोल दे, बीजेपी बहुत बात, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई ना, कॉम्पोजिट बन गया ना, तो ये फ्लोर टेस्ट कॉम्पोजिट हो जाता है, यानी कि क्लेम करने वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं। मेजॉरिटी रिक्वायर्ड मैंने आपको बता दिया 50% +1 होना चाहिए। अगर 300 लोग हैं टोटल, तो जिस पार्टी में 151 हो जाएंगे, 151 वोट मिल जाएंगे, वो कर जाएगा। वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग हैंड रेजिंग से भी हो सकती है, या फिर वो जो बैलेट वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेटिंग वोटिंग, जैसे कि पेपर के ऊपर लिखने वाला हिसाब होता है, वो भी हो सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन देयर इज क्लियर मेजॉरिटी वर्सेस हंग। क्लियर मेजॉरिटी होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका चीफ मिनिस्टर जो भी होता है, उसका लीडिंग, उस गवर्नमेंट का ग्रुप का जो लीडर होता है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अगर असेंबली हंग हो जाती है, अगर ये वाले दोनों पॉइंट सेम है, अगर असेंबली हंग हो जाती है, यानी कि अगर बराबर वोट आ जाती है, इधर भी 50 वोट आ गए, इधर भी 50 वोट आ गए, ठीक है ना, तो क्या करेगा चीफ, ये स्पीकर जो है ना, वो वोट करता है, अपनी स्पीकर की वोट कास्ट की जाती है। इसे टाई, मतलब जो टाई हो जाता है ना, बीच में ब्रेक लग जाता है कोई, तब ये करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट वर्ड का मतलब होता है निंदा करना, और ये टॉपिक हमारे कवर होता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, देयर रोल इन द पॉलिटी। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन पहले भी किया था। मुद्दा क्या था, प्रशांत भूषण जी ने कुछ ट्वीट कर दिया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। पहले ट्वीट के अंदर उन्होंने एक पिक्चर थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो शरद अरविंद बोबडे जी का है, जिनको एक बड़ी हाई फाई मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे देखा गया था, और वो किसी बीजेपी के, आई थिंक किसी गवर्नर के घर के बाहर थे या फिर कुछ था, उसके ऊपर प्रशांत भूषण ने कुछ ट्वीट कर दिया था। सेकेंड ट्वीट के ऊपर प्रशांत भूषण ने अपना एक ओपिनियन शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि अभी करंटली सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं, इनसे पहले जो 4 गए हैं ना, उनका कुछ कंटेक्स्ट, स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर उन्होंने कहा कि करप्ट थे और उन्होंने ठीक से डिसीजन नहीं लिए, ऐसा कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में बातें बोल दी थी। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कोर्ट कंटेम्प्ट का चार्ज लगा दिया, उसका एक्शन लिया कि भैया आपने कोर्ट की निंदा की है और आप कोर्ट की निंदा नहीं कर सकते हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो रैशनल क्या है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का, अभी इन्होंने इस चीज़ को नेसेसिटेट क्यों कर दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिल्टी माना है कि आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है, ठीक है ना, आपने जो भी कुछ कहा है उसके कारण हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसकी फाउंडेशन को आपने थोड़ा सा शेक किया है, तो अब उनको फाइनली गिल्टी करार कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि रैशनल क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का, व्हाट नेसेसिटेटेड दिस, ये हुआ क्यों, क्या कारण रहा इस चीज़। समझने वाली बात यहाँ पर ये है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखो अगर आप सिस्टम के अंदर चेंज लाना चाहते हो ना, तो यू नीड टू मेक श्योर दैट एनीथिंग दैट यू से इज़ नॉट इन द डिसरिस्पेक्ट टू द हाईएस्ट कोर्ट। आप कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करके नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना, आप उसकी रेस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, ठीक है ना। आपका जो फियरलेस, इम्पार्शियल और अनबेंडिंग जो का जो मेथड है ना, वो किसी भी तरीके से कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट ना करे, उसकी डिग्निटी को हर्ट ना करे, ऑलराइट। और अगर इस तरीके के चीज़ों को, अटैक्स को डील नहीं किया गया, ठीक है ना, किसी भी फर्मनेस के साथ, यानी कि सख्ती के साथ अगर डील नहीं किया जाएगा, तो फ्यूचर में ये नेशन के ऑनर को हार्म कर सकती है, ठीक है ना। और जो प्रेस्टीज है हमारी कम्युनिटी ऑफ नेशंस की, कम्युनिटी ऑफ नेशंस का मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई एसोसिएशन जो नेचर के साथ, जो नेशन के साथ जो म्यूचुअल बेनिफिट रखती हो, उसके ऑनर और प्रेस्टीज के ऊपर भी एक अटैक होगा। तो ये जो कंटेम्प्ट का जो लॉ है, जहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही, आप कोई सुप्रीम कोर्ट की आप निंदा करते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर चार्ज लगा रहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ये इतना प्रॉब्लमेटिक क्यों है? प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि विक्टिम भी वो जज ही होता है, ठीक है ना, और प्रोसिक्यूटर भी जज ही होता है। यानी कि तो वो वाली बात होगी कि पुलिस वाले ने गलती की और आप पुलिस वाले के ही पास जा रहे हो कि यार हमको प्रॉब्लम है तुमसे और तुम ठीक करो इसको, ये वो वाली बात हो गई है। आप जज के ऊपर क्लेम कर रहे हो, जज से आप बोल रहे हो कि इसका आप निवारण करो, तो प्रोसिक्यूटर भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वो प्रेज्यूमली दे स्टार्ट विद द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट रादर देन इनोसेंस। वो स्टार्ट ही इस बात से करते कि तुमने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है। क्या और कोई डेमोक्रेसीज हैं वो इस कंटेम्प्ट के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं? जैसे ब्रिटिश के जजेस की बात करें तो वो पर्सनल इंसल्ट का कोई इतना नोटिस नहीं लेते, इतना ध्यान नहीं देते, अनटिल और अनलेस, ठीक है ना,
अगर आपने उनको कोई मेलाइन वर्ड ही बोल दिया होता हो, ठीक है। यूएस और कनाडा के अंदर वो उन्हीं लोगों को पनिश करते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि इनकी किसी बात से जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन को कोई खतरा होता है, उन लोगों को वो पनिश करते हैं, अदरवाइज नॉट। मैंने ये टॉपिक आप लोगों का 27 जुलाई को डिस्कस किया हुआ है पूरा का पूरा। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखो। उस वीडियो के अंदर हमने हर चीज़ डिस्कस की थी, जहाँ पर ये नीचे सारे पॉइंट्स हैं ना, ये आर्टिकल 19 सेक्शन 10, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, इसकी पावर वगैरह, सिविल वर्सेस क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होते हैं, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर दी थी। और 27 जुलाई की आप वीडियो सर्च क्या करोगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जुलाई की लास्ट में नीचे, आप वो जाके देख लो, आपके लिए ईजी हो जाएगा। देन कम्स द नेक्स्ट वन, नीड टू अमेंड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसे कहा है। ये टॉपिक हमारा आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड द बेसिक स्ट्रक्चर। अगेन शरद अरविंद बोबडे जी ने कहा है कि गवर्नमेंट को ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 का जो है इसको अमेंड करने की बात थोड़ी सोचनी चाहिए, ताकि हम लोग जो वर्नेकुलर लैंग्वेजेस हैं उनको गवर्नेंस में और ऐड कर सकें। हमारे पास टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे 8 शेड्यूल के अंदर आती हैं। रिसेंट अमेंडमेंट 8 शेड्यूल का 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर, जहाँ पर हम लोगों ने 4 लैंग्वेजेस उसमें ऐड कर दी थी, बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली। ये सवाल यूपीएससी ने, मुझे याद नहीं है कि सिविल सर्विस में पूछा है या नहीं, लेकिन अदर एग्जाम्स में तो पूछा हुआ है। इवन बाकी के एग्जाम्स बहुत पूछते हैं। ये वाला आया हुआ कि 92nd अमेंडमेंट क्या था, कौन सी लैंग्वेजेस नई ऐड की गई थी, ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी ना हमारी, बेसिकली हम लोगों को जो कंडक्ट करना होगा सेंटर को, पार्लियामेंट को, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को, इन्होंने कहा कि आप हिंदी कर सकते हो, ठीक है। ये हम लोगों ने एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट के तहत बता दिया था। तो उसी के रिगार्डिंग ये शरद अरविंद बोबडे जी कह रहे हैं कि देखो, आपको जो ये गवर्नेंस की जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, उसको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश तक लिमिटेड मत रखो, इसमें और चीज़ें ऐड कर दो, और भी बहुत सारी वर्नेकुलर लैंग्वेजेस हैं। बैकग्राउंड क्या है, कोर्ट एक अपील सुन रहा था जिसको यूनियन ऑफ इंडिया ने फाइल किया था। उन्होंने चैलेंज किया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट 30 जून का, जहाँ पर उन्होंने बात की थी कि जो ड्राफ्ट था एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का, जो नोटिफिकेशन डाला था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 का, उन्होंने कहा था कि इसको 22 वर्नेकुलर लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट करके दो, जो कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आर्टिकल 348(1) के अंदर क्या बोलता है, उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी ना सुप्रीम कोर्ट की और हर एक हाई कोर्ट की, ये इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए, या फिर पार्लियामेंट आपको प्रोसीडिंग्स की लैंग्वेज बता के दे कि भैया आप पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हो कि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो किस लैंग्वेज में करनी है। आर्टिकल 348 का ही क्लोज 2 हमको ये बोलता है कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई लैंग्वेजेस को चेंज करना है, ठीक है ना, मान लो कि इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज को यूज़ करना है प्रोसीडिंग्स के लिए, तो गवर्नर को कुछ ऑर्डर वगैरह पास करने पड़ेंगे, परमिशन कंसेंट होना चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास ऑलरेडी 4 स्टेट्स में चल रही है। ये 4 स्टेट्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए, राजस्थान, एमपी, यूपी और बिहार। वहाँ पर वो लोग हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर अदर देन इंग्लिश। तो इंग्लिश आर्टिकल 348(1) में थी, लेकिन 348(2) में उन्होंने बोल दिया कि आपको अगर इंग्लिश के अलावा कोई और करनी है तो गवर्नर जो है आपको ऑथराइज कर देंगे प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ। ऑब्वियस सी बात है, सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी, पास करना, एडवाइजरी एंड एवरीथिंग सब कुछ, लेकिन इस एक्ट के अंदर आप ये सब कर सकते हो। इसके अलावा और क्या हमारे पास लीगल प्रोविजंस होते हैं लैंग्वेज को लेकर। ऑफिशियल एक्ट लैंग्वेजेस एक्ट का जो सेक्शन 7 है, ये बताता है कि प्रोवाइड्स द यूज़ ऑफ हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट इन एडिशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी ऑथराइज विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द गवर्नर फॉर द पर्पज ऑफ जजमेंट मेड बाय, वही तो चीज़ें हैं यार, ठीक है। फर्स्ट में है कौन से स्टेट्स हैं, तो मैंने आपको बता दिया। 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताता है, मैंने आपको बता दिया था। 4 रिसेंटली ऐड हुई थी 2003 के अंदर, बोडो, डोगरी, संथली और मैत्री, BDSM, अरे बाप रे सॉरी आर्टिकल 348 क्या बताता है कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, और 348 का 2 ये सब बताता है। गवर्नर की पावर क्या होती है ऑथराइज करने की, 348(2) के अंदर होती है। 8th शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस को रिमूव ऐड कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट का 1960 का ओवरव्यू ये तो मैंने आपको बता दिया। नई चीज़ आई है इंटरनेशनल यूज़ के अंदर, ठीक है, और इसका कुछ इफेक्ट क्या होगा पॉलिसीज़ के ऊपर, इंडियन डायस्पोरा के ऊपर, इंडियन इंटरेस्ट के अंदर। इसराइल और UAE के अंदर एक एग्रीमेंट हो गया है। पहले तो मैप देखो, थोड़ी सी चीज़ें बेसिक समझने की कोशिश करो।
ये इजराइल है, ऑरेंज वाला जो है ना ये पूरा का पूरा इजराइल है। इसके साइड में जो सिनाई लिख रहा है ये एक पेनिनसुला है, दिख रहा है आपको, इंडियन पेनिनसुला की तरह ही है, यहाँ पर 3 साइड में वाटर बॉडीज़ हैं। तो ये है पेनिनसुला, ये इजिप्ट का पार्ट है। यहाँ है सऊदी अरेबिया, और थोड़ा सा अगर हम लोग इधर की तरफ चलेंगे ना सऊदी अरेबिया के ईस्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये इजराइल है, यहाँ पर ये वेस्ट बैंक है, ये गाज़ा पट्टी है, और ये जॉर्डन कंट्री है, ऊपर गोलन हाइट्स है, और थोड़ा सा और ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये लेबनान कंट्री है। ठीक है, लेबनान वही है ना जहाँ पर आपको रिसेंटली न्यूज़ में होगा, चलो न्यूज़ में मैंने पढ़ाया भी था आपको, लेबनान रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और इधर को देखते हैं तो यहाँ पर सीरिया है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। एक चीज़ और आपको जो आइडिया होना चाहिए वो है कि वो क्या है, जेरूसलम कहाँ पर है। तो मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर कहीं जेरूसलम है। ठीक है, जो हमेशा उसमें रहता है, मतलब हमेशा डिस्प्यूट में रहता है एरिया कि किसका एरिया है, कहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब इस टॉपिक को देखते हैं कि इसराइल और यूएई ने क्या किया है। इसराइल और यूएई ने एक एग्रीमेंट किया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए कि अब ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करेंगे। देखो यूएई एक अरबिक कंट्री है, ठीक है, इस्लाम वाला कंट्री हो गया है वो, और इसराइल जो है इनका एक रिलीजन अलग है। ऑब्वियस सी बात है कि इसराइल को बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं दे रखे, एज ए नेशन कंसिडर नहीं किया हुआ है। ठीक है, ओके, ये एग्रीमेंट है, इसका नाम दिया जाएगा अब्राहिम अकॉर्ड्स। अब्राहिम अकॉर्ड क्यों नाम दिया जाएगा, बेसिकली इन कंट्रीज़ जो भी क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडाइज़म हो गया और इस्लाम हो गया, हर एक कंट्री का जो एक स्टोरी होती है ना, स्क्रिप्चर वाली स्टोरी होती है, उसमें इब्राहिम इज़ द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अगर आप बात करते हो क्रिश्चियनिटी की, तो उसमें जो पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है, एडम और ईव की, तो उसमें एडम इब्राहिम इज़ द फर्स्ट पर्सन। सेम चीज़, सिमिलर सी चीज़ आपको इस्लाम के अंदर मिल जाती है, स्क्रिप्चर्स के अंदर सेम चीज़ आपको जुडाइज़म के अंदर मिल जाएगी। तो कहीं ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इसलिए इसको एडम अकॉर्ड्स का नाम दे दिया गया था। ओवरव्यू क्या है, देखो बहुत टाइम से यूएस ट्राई कर रहा था कि इसराइल और यूएई की डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं इनमें स्ट्रेंथ मिल जाए, और ये फाइनली अब एक्सेलरेट होके सेटअप हो गया। इस अकॉर्ड के अंडर इसराइल ने कहा था कि उसने एग्री किया है कि जिस तरीके से वो वेस्ट बैंक के एरिया को वो एनेक्स करना चाहता था ना, वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर वो एनेक्सेशन चाहता था, क्योंकि वहाँ पैलेस्टीनियन जो रह रहे थे उन सबको हटा के वो कह रहा था कि इसराइल बोलता है कि हमारा एरिया है, पैलेस्टीनियन बोलते हैं हमारा एरिया है, तो उसको एनेक्स करना चाहता था। तो इसराइल ने बोल दिया है कि हम उस एरिया, इन थॉट को भी सस्पेंड कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो बाद में अपडेट आया न्यूज़ का, उसमें ये था कि इसराइल ने बोला है कि दे विल थिंक अबाउट इट अगेन। प्लस में जो अपोजिशन की पावर है ना, नहीं ऑपरेशन की पावर कह रहा हूँ, ईरान के साथ थोड़ी सी अब इनकी जो दुश्मनी थी, ऑपरेशन था, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं ईरान इस बात को फेवर नहीं करता कि आप इसराइल को सपोर्ट करो। देखो इसराइल को सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। अगर यूनाइटेड स्टेट इसराइल को सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है चाइना भी उसको अपोज करेगा, ईरान भी उसको अपोज करेगा। सेम चीज़ विजन के मंथली जो कंपाइलेशन आई है ना अभी जुलाई की, उसमें आई है कि इंडिया का वो जो छाबार पोर्ट का कंस्ट्रक्शन वाला काम था ना, उसमें ईरान ने इंडिया का जो रेलवे प्रोजेक्ट में से था उसमें इंडिया को चांस नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, अब चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है तो ईरान इसराइल को सपोर्ट नहीं करेगा। ये समझना पड़ेगा आपको कौन सी कंट्री किसको सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे यूएई का और इसराइल का रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसी के साथ कहीं ना कहीं ईरान का जो रिलेशन था वो थोड़ा सा ख़राब होता नज़र आएगा। पहले इतना स्ट्रॉन्ग था भी नहीं, लेकिन अभी उसमें अपोजिशन ज़्यादा बढ़ जाएगा और ईरान कहीं ना कहीं यूएई को भी अपोज करेगा। बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसराइल ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था इजिप्ट के साथ 1979 के अंदर, और जॉर्डन के साथ किया था 1994 में। बट यूएई बाकी अदर नेशन के साथ इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, ठीक है, और कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं थे अब तक, अब हो जाएंगे। वेस्ट बैंक कहाँ है पहले तो देख लो एक बार मैप के अंदर। वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, दिखाई देगा। आप समझते हैं वेस्ट बैंक क्या चीज़ है। ये वाला पार्ट है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, पहले आ चुका है। ये एक लैंडलॉक टेरिटरी है मेडिटेरियन कोस्ट के पास, जो कि वेस्टर्न एशिया में। इसके बॉर्डर जॉर्डन से टच होते हैं ईस्ट में, और एक ग्रीन लाइन है जो सेपरेट करती है इसको इसराइल से साउथ में। वेस्ट बैंक के अंदर एक सिग्निफिकेंट सेक्शन है वेस्टर्न डेड सी के शोर के साथ। डिस्प्यूट क्या है इस सेटलमेंट का, कौन वहाँ पे रहता है? वेस्ट बैंक को कैप्चर किया था जॉर्डन ने 1948 के बाद, जो अरब इजरायली वॉर हुआ था। इसराइल ने इसको वापस स्नैच कर लिया था। एक 6 डे का वॉर हुआ था 1967 में, और इसने ऑक्यूपाई कर लिया था इसको, तब से लेके अब तक ऑक्यूपाई करके बैठा है। इस वॉर के अंदर इसराइल ने डिफीट कर दिया था कंबाइंड फोर्सेज होती इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन की को। फिर उन्होंने यहाँ पर 130 सेटलमेंट्स बना ली थे वेस्ट बैंक के अंदर, और उसी से कुछ सिमिलर से स्मॉलर से इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जो कि पिछले 20-25 साल में अब मशरूम हो रहे हैं, यानी कि बढ़ते ही जा रहे हैं।
यहाँ पर कुछ 4 लाख इजरायली सेटलर्स रह रहे हैं। इसमें से मोस्टली का जो रिलीजन है वो जियोनिस्ट है। ये क्लेम करते हैं कि इनका यहाँ पर इस लैंड के ऊपर इनका बर्थ राइट है। यहाँ पर इन्हीं के साथ कुछ 26 लाख पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं। पैलेस्टीनियंस जो हैं ये एथनिक अरब्स हैं, ये मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। जो टेरिटरी है ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, यानी पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियंस यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है ना, और वो होप करते हैं कि लैंड जो उनका पार्ट बन जाए। इसराइल ने इस चीज़ का कंट्रोल ले लिया था 1967 के अंदर, और उन्होंने अलाउ किया जूइश पीपल को कि इस एरिया में आकर रहें। पैलेस्टीनियन कंट्रोल करते हैं वेस्ट बैंक को। पैलेस्टीनियन कंसिडर करते हैं कि वेस्ट बैंक जो है ये इलीगली ऑक्यूपाइड है और ये पैलेस्टीनियन के लैंड का पार्ट है और इसराइल को इसको छोड़ देना चाहिए। ये इनका डिमांड है। 6 डेज़ वॉर क्या था, गाज़ा स्ट्रिप क्या है, ये है, देखो गाज़ा स्ट्रिप में, ये आपको मैंने दिखा दिया था ना, ये रहा गाज़ा स्ट्रिप। इसराइल के पास ये छोटा सा एरिया, यहाँ पर भी पैलेस्टीनियंस ही रहते हैं छोटे से एरिया के अंदर। मिडल ईस्ट प्लान क्या था, डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था मिडल ईस्ट का कि किस तरीके से पैलेस्टीनियन के साथ सेटलमेंट करवा दिया जाए इसराइल का। उसमें ऑब्वियस सी बात थी, उन्होंने पैलेस्टीनियंस को बोला था कि आप अपना इतना एरिया सरेंडर करो, ये इसराइल को बिलोंग करता है। अभी इसी से बहुत टाइम से काम चल रहा है। इंडिया को भी बोला गया था कि आप थोड़ा सा इंटरफेयर करो। उनके जो प्रेसिडेंट थे वो आए भी थे इंडिया में एक बार बात करने के लिए। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि इंडिया हैज़ द पावर, कि इंडिया किस तरीके से इसराइल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जेरूसलम कहाँ है, मैंने आपको मैप पे दिखा दिया था स्टार्टिंग में। पैलेस्टीनियंस कौन से भी बता दिया कहाँ रह रहे हैं। कंट्री जो सराउंड कर रही है इसराइल को, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। जीएस पेपर 3 विक्रम साराभाई। इसरो ने ट्रिब्यूट दिया है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इन्होंने अनाउंस किया है कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसने मून के ऊपर कुछ इमेजेस कैप्चर किए हैं साराभाई क्रिएटर की, तो उससे उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है। विक्रम साराभाई कौन थे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, बहुत ही महान व्यक्ति थे। इनके बारे में आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लेना। पर्सनली इनकी बुक खरीद के इनकी बायोग्राफी वगैरह जो भी अवेलेबल हो ज़रूर पढ़ना। विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को, यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 की एंडिंग हो रही थी ना, 1914 से 1919 तक चला था हमारा वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तो ऐसे बस रिवाइज करवा रहा हूँ। इंडिया का फ्यूचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर बनाने के मामले में ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल साबित हुए थे, ठीक है ना। और इन्होंने कंट्री के अंदर जो स्पेस रिसर्च फैसिलिटीज़ भी सेटअप की थी। इनके की कंट्रीब्यूशन क्या थे, उन्होंने परसुएड किया था इंडियन गवर्नमेंट को और फिर उनको एग्री करवाया था कि इनको स्पार सेटअप करेंगे। 1962 में इनको स्पार था इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस रिसर्च के लिए। ये उसके पहले चेयरमैन भी बने थे उस कमेटी के। फिर इनको स्पार को 1969 में 7 साल बाद रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, उसका नाम दे दिया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साराभाई ने स्टार्टिंग की थी एक फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की अहमदाबाद के अंदर 1947 के अंदर, अपने ही रेजिडेंस के अंदर। वहाँ पर उन्होंने जो टॉपिक का रिसर्च था उनका वो था कॉस्मिक रेज। इन्होंने सेटअप किया था इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च थुम्बा के अंदर, एक स्मॉल विलेज है केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के पास। विक्रम साराभाई ने इंडिया के अंदर केबल टेलीविज़न की स्टार्टिंग करवाई थी, ठीक है ना। और उनका नासा के साथ कांस्टेंट कांटेक्ट रहा था, जिसके कारण इंडिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट का, साइट का, 1975 के अंदर। साराभाई मास्टरमाइंड थे इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को बनाने के लिए, जिसको लॉन्च किया था रशिया ने, रोकॉस्मोस ने। और वो फाउंडिंग मेंबर्स भी थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के। विक्रम साराभाई को पद्म भूषण मिला था 1966 के अंदर, और जो उनका कंट्रीब्यूशन था इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, उसके लिए पोस्ट्यूमसली आफ्टर डेथ उनको पद्म विभूषण भी मिला था 1972 में। यहाँ पर हमारी आज की डेली न्यूज़ खत्म होती है। धन्यवाद।